हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। पिछले वीडियो में हमने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कैलकुलेट करने का 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FC B। FY है हमारा यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील, AST है हमारा एरिया ऑफ स्टील, FC है हमारी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और B है हमारा विड्थ ऑफ सेक्शन। अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो एरिया ऑफ स्टील के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। मतलब हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो किस पे डिपेंड करेगी? AST पर। इसी के बेसिस पे हमने 3 टाइप के सेक्शन पढ़े थे, अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस्ड सेक्शन। मतलब अगर XU की वैल्यू लिमिटिंग XU से कम हो तो हमारा सेक्शन कैसा होगा? अंडर रीइंफोर्स्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सेक्शन हमारा, ये हमारी XU लिमिट है, तो हमारी XU कहाँ होगी? हमारी XU इससे ऊपर कहीं भी हो सकती है। सपोज कीजिए ये हमारी XU आ गई, तो इस केस में हमारा जो फेल्यूर होगा वो किस कारण होगा? जो टेंशन में स्टील है उस स्टील के यील्ड होने के कारण फेल्यूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्रेसिव एरिया है वो डिक्रीज हो गया और टेंसाइल एरिया बढ़ गया, तभी तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो गई। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में जो फेल्यूर होगा वो किस कारण होगा? हमारी जो टेंशन में जो स्टील है उसके यील्ड होने के कारण हमारा फेल्यूर होगा। सिमिलरली ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में फेल्यूर किस कारण होगा? जब हमारा कंप्रेशन साइड फेल होगा। क्यों? क्योंकि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी और नीचे न्यूट्रल एक्सिस तब शिफ्ट होगी जब हमारा रीइंफोर्समेंट का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, मतलब हमारा स्टील ज़्यादा होगा और कंक्रीट कम होगा, तो ये न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ नीचे आ जाएगी, तभी तो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स इक्वल हो पाएंगे। तो इस कंडीशन में जब फेल होगा वो कंप्रेशन साइड में फेल्यूर के कारण होगा, अंडर रीइंफोर्स में टेंसाइल के कारण होगा। और बैलेंस्ड में जब दोनों एक साथ क्रैक करेंगे, मतलब कंक्रीट भी क्रैक हो जाए और जो टेंशन में स्टील है वो भी यील्ड कर जाए, तब हमारा बैलेंस सेक्शन में फेलियर होगा। अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार का सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। या तो हम अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिज़ाइन करेंगे या ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिज़ाइन करेंगे या बैलेंस सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। अब हम पहले अंतर देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में फेलियर किस कारण होगा? टेंशन में जो स्टील होगी उसके यील्ड करने के कारण। अब हम सब जानते हैं कि स्टील और कंक्रीट में कौन जल्दी टूटेगा? स्टील धीरे धीरे यील्ड करेगी, उसके बहुत देर बाद क्रैक करेगी, बट कंक्रीट जो है वो एकदम से टूट जाएगी। तो अगर कंक्रीट एकदम से टूट गई तो हमें वार्निंग नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में अगर कंक्रीट के क्रैक होने के कारण फेल्यूर होता है तो ये बिल्डिंग एकदम से गिर जाएगी।
बट अगर इस बिल्डिंग में स्टील यील्ड करती है तो पहले हमारी बिल्डिंग एक साइड बेंड करेगी, किसी भी साइड बेंड कर सकती है, या नीचे की तरफ बेंड करेगी। उसके बाद धीरे 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 फेल्यूर होगा तो हमें वार्निंग मिल जाएगी, और वार्निंग मिल जाएगी तो हम इजीली बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं और लाइफ बचा सकते हैं। इसीलिए जनरली हम जो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं वो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हैं, ना कि ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। तो हमें किस प्रकार का सेक्शन डिज़ाइन करना है? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। अब ये सेक्शन हम डिज़ाइन कैसे करेंगे? उससे पहले हम देख लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी स्ट्रक्चर के मोमेंट को रेजिस्ट करने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सपोज ये मेरी एक बीम है, इस पर लोड आ रहा है, तो ये मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, या इस लोड के कारण इस बीम पे ये जो मोमेंट जनरेट हो रहा है तो ये मैक्सिमम कितना मोमेंट कैरी कर सकता है, उस मोमेंट को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर फेल होने से पहले कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में हमने मोमेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम फंडा हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम कंक्रीट में फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस फोर्स की अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, जो कि हमने सीजी कैलकुलेट की थी, तो अगर हम इस फोर्स की न्यूट्रल एक्सिस से सीजी तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सपोज ये हमारी बीम है, ये उसका स्ट्रेन डायग्राम है और ये स्ट्रेस डायग्राम है। यहाँ पर हमने स्टील प्रोवाइड किया हुआ है बॉटम में। हमने पढ़ा था मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 होता है और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो आता है वो 0.45 FC के आता है। ऊपर हमारा कंप्रेशन रहता है, नीचे टेंशन रहता है। .002 स्ट्रेन तक ये हमारा कैसा रहता है? स्ट्रेट रहता है। बॉटम में जो स्ट्रेन आती है वो कितनी आती है? 0.002 प्लस Fy/1.15 ES। हमने कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट कर लिया था 0.36 FC के इंटू XU। हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है। ये क्या आया था हमारा? स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया। और फोर्स क्या हो जाएगा? जब हम इस एरिया में जब हम स्ट्रेस में एरिया का इंटू कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया फोर्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो हमने सीजी कैलकुलेट की थी वो कहाँ पर आ रही थी?
वो सी जी हमारी आ रही थी 0.42 XU पर। तो यहाँ पर हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, ये हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स है और जो टेंसाइल फोर्स है, ये दोनों फोर्स मिलके ही तो मोमेंट जनरेट करेंगे। तो इन दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हमें यहाँ पर लेना है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीवर आर्म, क्योंकि ये दोनों फोर्स मिलके ही एक कपल बनाएंगे या मोमेंट जनरेट करेंगे। इसीलिए हम इन दो फोर्स के बीच की दूरी लेंगे। अब इस फोर्स की हम टॉप से डिस्टेंस निकाल चुके हैं 0.42 XU। टोटल डिस्टेंस है मेरी d। तो अगर इस d में से मैं टॉप की डिस्टेंस जो निकाली है उसको माइनस कर दूं तो हमारी रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, टोटल डिस्टेंस d है, उसमें से मैं CG की डिस्टेंस अगर माइनस कर दूं तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, लीवर आर्म। और फोर्स इनटू लीवर आर्म क्या हो जाएगा मेरा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम MR से डिनोट करेंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कौन सा एरिया है हमारा, कंप्रेशन पार्ट का। तो इससे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा वो किस साइड से निकलेगा, कंप्रेशन साइड से। अगर हम टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालें तो कितना आ जाएगा, हम कौन सा एरिया लेंगे, टेंशन साइड वाला। टेंशन में स्ट्रेस होती है 0.87 FY, एरिया होता है AST। ये हो गया मेरा फोर्स, कौन सा, टेंसाइल फोर्स। और लीवर आर्म क्या रहेगी हमारी, यही रहेगी D माइनस 0.42 XU। तो ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया वो हमारा टेंशन साइड से आ गया। तो इस प्रकार से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। XU कैसे फाइंड आउट करना है हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। XU के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स होता है और टेंसाइल फोर्स होता है वो दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो XU का हमारा फॉर्मूला आ गया था 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FC के B। इस फॉर्मूले से हम XU फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन में XU फाइंड आउट करेंगे, फिर हम XU लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम चेक करेंगे हमारा सेक्शन ओवर रीइंफोर्स्ड है या अंडर रीइंफोर्स्ड है, और उसके बाद फिर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमें एक RCC बीम गिवन है जिसका साइज़ है 350 इंटू 600। तो हमने एक ये RCC बीम बना ली जिसका साइज़ हमें गिवन है, विड्थ हमें गिवन है 350 और डेप्थ गिवन है 600 mm। उसके बाद इसमें लिखा है ओवरऑल। अब यहाँ ये जो वर्ड ओवरऑल लिखा है इसका क्या मतलब है, किसी भी बीम में हमारे पास दो प्रकार की डेप्थ होती हैं, एक होती है ओवरऑल डेप्थ और दूसरी होती है इफेक्टिव डेप्थ। अब दोनों में अंतर क्या है हम देखते हैं। उसके बाद हमें गिवन है कि इस बीम में 4 बार्स हैं 22 mm के, ये 4 बार्स 22 mm के प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब हम अंतर समझते हैं कि ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ में क्या अंतर है। जब हम बीम की टॉप से लेके बॉटम तक पूरी डेप्थ कंसीडर करते हैं तो इस डेप्थ को हम बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। बट अगर हम डेप्थ जो हमने बार्स प्रोवाइड किए हैं उनके सेंटर तक जो डेप्थ लेते हैं उस डेप्थ को बोलते हैं हम इफेक्टिव डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ को हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे
और इफ़ेक्टिव डेप्थ को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो पार्ट जो हमने कंसीडर नहीं किया उस पार्ट को हम बोलते हैं कवर। अब ये कवर हम क्यों देते हैं? ये कवर हम इसलिए देते हैं ताकि हमारे जो बार्स हैं वो एक्सपोज ना हो, किस में? वेदर कंडीशंस में। क्योंकि हम जानते हैं ये जो बार्स रहते हैं वो आयरन बार्स रहते हैं, और आयरन को अगर खुले में छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाती है, कोरोजन लग जाता है। इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ कवर प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम ओवरऑल डेप्थ में से उस कवर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इफ़ेक्टिव डेप्थ। और हमें जो फॉर्मूले में कंसीडर करना है वो इफ़ेक्टिव डेप्थ ही लेके चलना है, ना कि ओवरऑल डेप्थ। अब हम ओवरऑल डेप्थ में से इफ़ेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इफ़ेक्टिव डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओवरऑल डेप्थ माइनस कवर। अब क्वेश्चन में हमें कवर गिवन नहीं है तो हम कवर को एज्यूम कर सकते हैं। हम कवर एज्यूम कर सकते हैं 20 mm से लेके 40 mm के बीच में। ये कवर हम एज्यूम कर लेंगे। तो हमने एज्यूम कर लिया कवर, एज्यूम कवर इक्वल टू 30 mm। तो अब हमारी इफ़ेक्टिव डेप्थ इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 600 माइनस 30 इक्वल टू 570 mm। तो अगर क्वेश्चन में ओवरऑल की जगह इफ़ेक्टिव लिखा हुआ होता तो हमें फिर ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हम डायरेक्ट इफ़ेक्टिव डेप्थ ही ले लेते। अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जो हमारा पहला स्टेप रहेगा, जिसको हम एक्स यू से डिनोट करते हैं। तो हमने पढ़ा था एक्स यू के लिए क्या फॉर्मूला निकला था हमारा? 0.87 FY/AST अपॉन 0.36 FCK इंटू बी। 0.87 FY हमें गिवन है, हमें Fe415 स्टील गिवन है, तो यहाँ से हमारा FY कितना हो जाएगा? 415। AST हमें गिवन है, 4 आयरन बार्स गिवन है, तो 4 इंटू एक बार का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? π/4 इंटू डी स्क्वायर। क्योंकि बार्स कैसे हैं हमारे? सर्कुलर बार्स हैं, और सर्किल का एरिया हम जानते हैं, अगर इसका डायमीटर d है तो सर्कल का एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर। तो एक बार का एरिया π/4 डी स्क्वायर हो गया, 4 बार्स हैं तो 4 बार का एरिया कितना हो जाएगा? 4 इंटू π/4 डी स्क्वायर। बॉटम में हमारे पास है 0.36 FCK। FCK क्या होता है? हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और मैंने बताया था M20 में M डिनोट करता है मिक्स और 20 रिप्रेजेंट करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमने FCK की वैल्यू 20 ले ली, और B हमें गिवन है 350 mm। तो यहाँ से हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट होके आ गई 217.85 mm। अब हम क्या करें? कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमने पढ़ा था फॉर Fe415 के लिए हमारी एक्स यू लिमिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 0.48 इंटू स्मॉल डी। 0.48 इंटू स्मॉल डी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया है? 570। तो यहाँ से हमारी जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी 273.60 mm। अब हम चेक करेंगे कि हमारी एक्स यू जो है वो एक्स यू लिमिट से छोटी है या बड़ी है।
तो हमारी एक्स यू है 217.85 और एक्स यू लिमिट है 273.6। तो हमारी एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिट है, तो हमारी बीम कैसी हो जाएगी, बीम इज़ अंडर रीइंफोर्स्ड। कल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सेक्शन, तो हमारी बीम कैसी हो गई, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम हो गई। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, या तो C इंटू लीवर आर्म, कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म, या टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म। हम किसी भी फॉर्मूले से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कंप्रेशन साइड से लिखेंगे तो हमारा कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू होती है 0.36 FC के B इंटू एक्स यू, और लीवर आर्म होता है D माइनस 0.42 XU। हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे सारी। FC के हमारा 20 है, B हमारा 350 है, XU हमने कैलकुलेट किया है 217.85, D हमने कैलकुलेट किया है 570 माइनस 0.42 इंटू 217.85। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा 240.73 इंटू 10⁶। यूनिट आएगी इसकी न्यूटन mm, और जब हम इसको किलो न्यूटन मीटर में पुट करेंगे तो डिवाइड बाय 10⁶ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा किलो न्यूटन मीटर में, क्योंकि जब न्यूटन को किलो न्यूटन में बदलेंगे तो हमें 10⁻³ का डिवाइड करना पड़ेगा, और mm को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ का डिवाइड करना पड़ेगा, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 10⁶। तो हमने 10⁶ से डिवाइड कर दिया, तो हमारे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया 240.73 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली हम इसको टेंसाइल साइड से भी निकाल सकते हैं। तो हम टेंशन साइड से कैलकुलेट करेंगे तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। टेंसाइल फोर्स हम पढ़ चुके हैं, क्या होगा 0.87 Fy इंटू AST, ये हमारा हो गया टेंसाइल फोर्स, इंटू D माइनस 0.42 XU। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लीवर आर्म सेम रहेगी, तो लीवर आर्म क्या हो गई D माइनस 0.42 XU। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी। Fy हमें गिवन है 415, एरिया ऑफ स्टील हम कैलकुलेट कर चुके हैं 4 इंटू π/4 इंटू D², D हमें गिवन है 22, इंटू डेप्थ हमने कैलकुलेट की है 570 माइनस 0.42 इंटू 217.85। यहाँ से भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवर रीइंफोर्स्ड बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे, और बीम का डिज़ाइन करना सीखेंगे कि अगर कोई बीम हमें डिज़ाइन करनी है तो हम किस प्रकार से बीम को डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।